साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। कहते हैं कि जब दिल में कुछ करने का जुनून हो और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी कठिनाई किसी व्यक्ति के लिए बाधा बनकर के उसका रास्ता नहीं रोक सकती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण मैंने देखा है कि आज के युग में गाँव में भी कई किसान आधुनिक खेती के रास्ते को अपना करके बहुत ही अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इस तरीके में जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो भी कठिनाई आ रही है उनका पुरजोर तरीके से उनका समाधान वो अपनी मेहनत से और अपने आधुनिक टेक्निक का प्रयोग करते हुए निकाल करके बहुत ही अच्छी फसल ले रहे हैं और क्षेत्र के किसानों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत भी बनकर उभरे हैं। तो आज मैं हूँ एक ऐसे ही किसान के साथ में जिनका नाम है पाबू सिंह जी राठौड़ और जो आसोब के पास में ही मंगेरा गांव है और मंगेरा गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ उन्होंने अनार की खेती की है। बिल्कुल ये मंगेरा गांव रेगिस्तान की सरहद पर आया हुआ है और यहाँ से रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है। तो उन्होंने अनार की खेती रेगिस्तानी इलाके में किस प्रकार से की है और यह प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली, क्या क्या कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा और कैसे वो पैदावार कितनी ले रहे हैं, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे और ये साझा करेंगे किसान भाइयों के साथ में। तो राठौड़ साहब, आपको हमारे देखने वाले दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले क्या करते थे? कि इससे पहले मैं अल्ट्राटेक में काम करता था। अच्छा। और वहाँ से जो है एज ए मैनेजर रिटायर होकर आया हूँ। तो रिटायर होने से पहले ही मैंने 2019 के अंदर ही इन पौधों को प्लांटेशन कर दिया था। तो आपने ये मतलब रिटायरमेंट के बाद एक योजना बनाई कि मैं गांव में जाकर के खेती करूंगा और वो भी नई तरीके से। तो यहाँ पे अक्सर किसान है जो बाजरा, जीरा, रायडा आदि की परंपरागत खेती करते रहते हैं। तो आपने ये हट कर के अनाज का पौधा लगाने की ये तकनीक प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये देख, हमारे जो मिलने वाले साथी लोग हैं और मैं इस एरिया में खुद आता जाता रहता हूँ, देख रहा हूँ कि पानी जो है दिनों दिन कम होता जा रहा है। हाँ, सही है। तो ये जो अनार की फसल है ये ऐसी फसल है कि रेगिस्तान की फसल है। रेगिस्तान एरिया में बहुत फल फूलने वाली है और इसके लिए पानी की बहुत कम पानी की आवश्यकता रहती है। उसको देखते हुए मैंने चूज करी। बाकी जो परंपरागत होती है गेहूँ, बाजरा और जीरा, ये सब जुए की खेती है। ये मानसून पे डिपेंड करता है। मानसून फेवर का हुआ, जलवायु फेवर की हुई तो आपको कुछ मिल जाता है, नहीं तो आपने जो लगाया वो भी खर्चा नहीं निकलता है। तो ये जो खेती मैंने अनार की इसलिए चूज करी है कि इससे कम से कम जो मैं लगाऊं उससे तो कुछ तो मैं कमाई कर सकूं। तो पानी की भी मात्रा इसमें जगहों से हमारे मिलने वाले हैं। बेरी में रामकरण जी है, उनसे लिया। फिर मैंने जो है खुद थोड़ी ट्रेनिंग भी ली इसके बारे में। और ये जो एग्रीकल्चर विभाग है, बीकानेर है, उदयपुर है, जोबनेर है, इन लोगों के भी आर्टिकल पढ़े। और ये पढ़ करके अपने मन को उसके हिसाब से मन में तैयार करके शुरुआत। तो ये पूरा जहाँ से आपने लगाया ये पौधा, कितना बीघा खेत है ये? 12 बीघा खेत है। और ये मैं इसकी जो बाड़मेर मैंने विजिट किया, प्लांट देखे अनार के, टिश्यू कल्चर के मैं पौधे मंगाया, नासिक से मैंने मंगाए थे पौधे। तो ये पूरे 12 बीघा पे पूरा लगाया हुआ है अनाज का पौधा। कितने पौधे हैं लगभग? 1500 पौधे। 1500 पौधे हैं। हाँ जी। तो ये आपने लगाए हुए इस प्लांट को लगाए हुए कितना टाइम? 4 साल हो गया। 4 साल। तो कितने टाइम बाद में ये फल देना शुरू कर देता है? 18 महीने के बाद में फल देना चालू कर देते हैं। पर मैंने थोड़ा लेट ही लेना चालू किया। मैंने पिछले साल ही लेना चालू किया। पहले मैंने पौधों को बड़ा किया और फिर मैंने अभी ये दूसरी फसल मैंने ली है। तो इसका मतलब ये फल है जो किस महीने में पक करके तैयार होता है? फिर देखिए सर, ये जो है ये राजस्थान हमारी जलवायु के लिए मृगबहार एक होती है और एक है हर्षबहार। मृगबहार किस में है? ये मृगबहार में जो है फसल जो आ जाती है आपका, ये दिसंबर से चालू हो जाती है। अच्छा। दिसंबर जनवरी में मृगबहार आती है। और हर्षबहार जो है इसके बाद में आएगी। ये अभी जो अब चालू हो जाएगी। तो आपके यहाँ पे कौन सी है ये? मैंने मृगबहार लिया है। तो ये दिसंबर में हार्वेस्टिंग होती है इसकी? हाँ, दिसंबर में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। दिसंबर से 6 महीने पहले हमको ये लगाना पड़ता है। ये जून में इसको मतलब फल लगना चाहिए। जून मतलब उसके फल लगेंगे, छोटे छोटे फल जून में लगेंगे, तब आपके दिसंबर में आएगी। तो दिसंबर में आपने इसका एक बार हार्वेस्टिंग की, उसके बाद पुनः कब? ये तीन बार में ये हार्वेस्टिंग होती है।
छोटे बड़े जो बड़े बड़े साइज के थे वो पहले बड़े दिसंबर में बनते ले रहते लिया, हैं, बड़ों को लेते हो तो फिर छोटे फिर बनते 15-20 दिन बाद जनवरी में ले ली। अभी जो लास्ट क्रॉप है अब लूंगा मैं 10 दिन बाद लूंगा, करीब 1.5 महीना इसमें लग जाता है। 1.5 महीने में फिर दोबारा पूरी फसल आ जाती के है, लिए तैयार हो जाती है। मृग बार जो है 3 बार इसकी खुंटाई करना पड़ती है ताकि पूरा मिल सके। तो ये एक पौधा कितने फल देता है? एक पौधा जो है मेरे करीब 12 किलो का दिया है, और 12 किलो, जबकि ये कम से कम 30 किलो से ऊपर देने में ही फायदा है। अच्छा पौधा हो तो 30 किलो बेनिफिट किसान को तभी होता है तभी जब फायदा हो, 30 किलो, क्योंकि 10 किलो का इसमें खर्चा हो जाता है। खर्चा कैसे होता है, इसमें जानवर खा जाते हैं, जानवर फट जाते हैं। दूसरा जो है फसल की भी जो जलवायु की मार पड़ जाती है, ओस वगैरह उसे पेड़ पौधे कुछ फल जल जाते हैं। तो ये देखते हुए कम से कम 20-25% की इसमें चीज़त हो जाती है। तो आपके ज़्यादा रहेगी, 10 किलो से ज़्यादा आएगी तभी आपको फ़ायदा होगा, किसान को बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी कुछ दिन पहले ये पेपर में मैंने आपकी खेती के बारे में पढ़ा, इस पे ये ढका हुआ था पूरा सफ़ेद कागज़ से। वो ढकने से बहुत फ़ायदा हुआ। ढकने से एक तो ये है कि जो तोते होते हैं वो इसका बहुत हार्ड होता है सेल। तोते के अलावा और पक्षी जो है तोड़ते नहीं। तो तोते आते थे 10-15, तो वो सुबह आते थे 15 फल खा जाते थे, शाम को आते थे फिर 15 फल तोड़ जाते थे। तो उसको ढकने से एक तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब ओस पड़ती है या दावा पड़ता है तो उसमें इन पौधों का वो असर बहुत कम हो जाता है। मेरे करीब, मैंने ढके नहीं थे, करीब 1300 पौधों को मैंने कवर कर दिया था। 200 पौधे मैंने खुले रख दिए थे। तो जब दावा पड़ा अभी दिसंबर में, नुकसान हुआ, तो उसमें 200-250 पौधों का पूरा फल जो है पत्तियां खत्म हो गई। सर्दी के मौसम में इसको ढक के रखना पड़ता है। ढके रहने से बहुत फायदा है। अच्छा, तो ये जो पौधा दिखाई दे रहा है इसको आप कटाई छटाई वगैरह भी करते हो? हाँ, इसको कटाई करना पड़ेगा। अभी जब ये पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक बार कटिंग कर देंगे। अच्छा, जिसको बोलते हैं हार्ड कटिंग। थोड़े बड़ी बड़ी डालें काट देंगे। उसके बाद जब ये 4 महीने रेस्ट पे रहेगा, पूरे को खाद बीज ही देते रहेंगे। जब रेस्ट होने के बाद जब और कॉम्प्लें आएगी तो उसमें फिर एक हल्की कटिंग हो जाएगी। और बीच बीच में जितनी बार भी फूल लगेंगे, 2-3 बार फूल लगेंगे, वो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर पौधे में ताकत नहीं रहेगी। पौधे में ताकत बना के रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको खूब खाद बीज पानी दें, कटाई छटाई और निरोगा रहे। खुला होना चाहिए पौधा। हमारे ये पौधे अभी खुले नहीं है, बीज से खुला होना चाहिए। जितनी इसको गहरा नहीं होना चाहिए, गहराई नहीं होना चाहिए, प्रकाश नहीं होना चाहिए, छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो इसकी साइज लगभग ये पर्याप्त साइज मानी पर्याप्त जाती है? साइज जितनी रहेगी इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। जो पुराना होता जाएगी डाली की मोटाई बढ़ती जाएगी। और ये हाइट इतनी करीब रहेगी 7-8 फीट से ज़्यादा इसको रखने में फिर फायदा नहीं है। तो इनके बीच में आपने ये जो गैप रखा है, ये गैप जो है 13 फीट रखा है। लाइन से लाइन 13 फीट और पौधे से पौधे 10 फीट रखा है। 10 फीट का और 13 फीट का। तो इसमें मतलब खरपतवार वगैरह हटाने के लिए आप क्या करते हैं? हटवाने के लिए तो ट्रैक्टर लेते हैं, ट्रैक्टर रोटावेटर है, हल चला देते हैं इसको। और मशीन भी रखी हुई है जो जहाँ नहीं जाती वो हाथ की मशीन है, मशीन से कटिंग करा देते हैं। तो खरपतवार नहीं रहना चाहिए। सिंचाई के लिए इसमें फिर आप क्या करते हैं? सिंचाई के लिए मैंने ये डबल लेटरल लगा रखे हैं, ड्रिप सिस्टम है, नेटाफिल्म का लगाया हुआ है। 4 है, एक पौधे में 4 है, 8 लीटर के कैपेसिटी के 32 लीटर 1 घंटे में पानी जाता है बस इसमें। तो बरसात होती है तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती नहीं है। और जब बरसात नहीं होता, सूखा मौसम है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पौधे की अवस्था के हिसाब से पानी देते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा पानी दिया। ज़्यादा पानी देना पौधे के लिए खराब है। पानी इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए। इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मतलब बरसात के समय इसको बिल्कुल पानी नहीं रुकना चाहिए। यदि है तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा पानी, पंप लगा के किसी तरह से जितना रखो, नहीं तो जल गलन की समस्या हो। अभी जैसे अभी मारवाड़ में जीरा है, जीरा खराब हो गया, बरसात हुई है, क्योंकि पानी रुक गया तो जड़ें खराब हो गई। तो उसमें वो उगटा जो रोग हो जाता है, ये फिजोरियम जो है, पौधा जल जाता है। तो इसमें ये भी पौधे जो है जल जाते हैं, इनकी जड़ें गल जाती हैं। आपने ये ऊपर जो नेट किया, आप दिखाइए इसको। ये मैंने अभी क्या, मेरे ये जो थाई एप्पल के कुछ पौधे थे उसको जानवर बहुत खाते थे। दूसरा इसमें भी नुकसान होता था तोते वगैरह का। तो उसको देखते हुए ट्रायल बेसिस पे मैंने लगाया अपने। इसकी हाइट ज़्यादा रहने से ये स्कीम थोड़ा सक्सेस नहीं है। इससे ये फायदा है जानवर जो पक्षी है वो खाए नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। 10-15% आपके पौधे फल जो बच गए तो उसमें बहुत अच्छे से पके हुए फल खाते हैं। तो मैं अभी 8 फीट हाइट रख के ही मेरा विचार है कि मैं कुछ और पौधों को कवर करूँगा। तो इससे क्या है,
अच्छा हो जाएगा। सिंचाई के लिए आपने फिर ट्यूबवेल वगैरह खुदवा रखा? मेरे ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल है। अच्छा। इसके साथ में मेरा खेत है। अच्छा। तो जो पानी बचता है वो दूसरे खेती में काम आ जाता है। बाकी अनारों में पानी ज़्यादा लगता ही नहीं है। तो मेरे 12 बीघा का और खेत है, उसकी पूरी सिंचाई उसमें हो जाता है। अच्छा। जीरा, रायडा, गेहूँ अच्छा। सब उसमें हो जाती तो है। आपने थाई एप्पल भी लगाए हैं? हाँ। ये पौधे हैं, ये थाई एप्पल के सारे? हाँ, थाई एप्पल के हैं। थाई एप्पल में एक ये परेशानी है कि इसका कलर जो है हमेशा ग्रीन रहता है। तो गांव जो यहाँ गांव में लोग पसंद कहते हैं तो कच्चा है, कच्चा नहीं है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि किसानों को राय दूंगा कि आप रेड कश्मीरी एप्पल लगाएं। कश्मीरी एप्पल, उसमें कलर अलग रहेगा और उसकी डिमांड भी अच्छी रहती है, रेट भी इसके अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई बीमारी वगैरह लगती नहीं। तो ये तो देसी बोर्ड ही कहते हैं जिसके बेर लगते हैं, उसी की अच्छी किस्म है। हाँ, उसके तो इसकी इससे भी अच्छी आमदनी आपको ये ठीक है। इसमें तो कोई खर्चा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा खर्चा। तो जानवरों से बचा लो और दूसरा टूटने से बचा दो। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़े हो गए थे पेड़, तो वजन इतना आया है 200-250 किलो एक पे आ गया, फल लग गए थे तो टूट गए, अपने वजन से टूट गए। तो इसको अगले सीजन में थोड़ा ऊंचा नहीं जाने देंगे, बांध कर रखेंगे, सपोर्ट रखेंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे इसमें। तो आपने जो ये पौधे लगाए हैं अनानास के, तो इसका ये अगर ये एकदम स्वस्थ फल है ये? हाँ, ये स्वस्थ फल है। तो इसकी मार्केटिंग वगैरह फिर मार्केटिंग के लिए व्यापारी लोगों से संबंध रखते हैं। अच्छा। व्यापारी आगे देख लेते हैं, उनको जो पसंद होता है तो यही खेत में ही देना ठीक है। ये बेर ये थाई एप्पल, ये बेर है ना? हाँ, ये पक गए हैं पर कलर इसका थोड़ा हरा है। पके हुए बेर है। हाँ, पर इसका कलर देख के लोग पसंद कम करते हैं। कलर में ऐसा लगता है कि ये कच्चे हैं, जबकि है नहीं, मीठा बहुत है, बहुत मीठा है। आपने अभी देखा कि ये रेगिस्तानी इलाका है, मंगेरा गांव का एक खेत है और इस खेत में पाबू सिंह जी राठौड़ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिटायर है और रिटायर होने के बाद में उन्होंने निश्चय किया कि वो गांव में जाकर के खेती करेंगे और खेती में भी नवाचार करेंगे। तो इस नवाचार के तौर पर इन्होंने अपने 12 बीघा खेत में अनानास के पौधे लगाए हैं, अनार के पौधे, और साथ में थाई एप्पल भी लगाया है और बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक नई तकनीक के माध्यम से अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं और इस क्षेत्र के किसानों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन कर के उभरे हैं कि आप इस तरीके से दूसरी खेती से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो राठौड़ साहब, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ के जो किसान हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि आप कम एरिया में लगाएं। अच्छा। बेर एप्पल बेर लगाएं, कश्मीरी एप्पल लगाएं, 1 बीघे में ये लगा दें, 2-3 बीघे में ये अनार लगाएं और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। एकदम बड़ा काम नहीं करें और ज़रूर लगाना चाहिए। और बहुत ये ज़मीन जो ऐसी है, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही सूटेबल है, इनके लिए सूटेबल है और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पानी भी बहुत हार्ड है, उसमें भी पानी में भी ये जो है कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छे पनप रहे हैं पौधे। तो ये ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में प्रगतिशील किसान पाबू सिंह जी राठौड़। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।